एप्लीकेशन के तौर पे किया जाता है जो सेक्शन 34 में उद्धृत है। कानून के सेक्शन 34 के अंदर सेट असाइड ऑफ अवार्ड की एप्लीकेशन मूव की जा सकती है। जब हम सेक्शन 34 देखते हैं तो अभी तक अगर हम कैलकुलेट करें तो आर्बिट्रेटर नियुक्ति के अंदर लगभग 2-1 महीने चल जाते हैं, और उस 2-1 महीने निकलने के बाद आज के दिन साल भर के अंदर आर्बिट्रेशन होता है। उदाहरण के तौर पे मान ले अगर 1 साल 6 महीने के अंदर होता है तो लगभग 2 साल का समय निकल चुका है आर्बिट्रेटर के अवार्ड पारित होने में। फिर अगर ये मुकदमा कोर्ट के अंदर जाता है तो कितना समय लगना चाहिए कि एक फाइनल ऑर्डर आ जाए। फाइनल ऑर्डर आने के लिए सेक्शन 34 के अंदर ये लिखा हुआ है, 2015 के अमेंडमेंट के बाद ये लिखा गया है कि कोर्ट में जब भी सेक्शन 34 फाइल करेंगे, जिसका मतलब है कि कोई पक्षकार आर्बिट्रेटर के द्वारा पारित किए गए अवार्ड को अगर चैलेंज करने की कोशिश करता है कोर्ट में जाकर, तो वो कोर्ट के ऊपर ड्यूटी होगी कि वो ऐसे चैलेंज किए गए एप्लीकेशन को साल भर के अंदर निपटारा करे या निस्तारित करे। तो हम आज के दिन इस स्थिति के अंदर हैं जहां लगभग 2.5 साल के अंदर एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है आर्बिट्रेटर को के ऑर्डर के बाद उसको कोर्ट के अंदर तय कराने में। अब हम अगर एक बात समझें कि किसी के फेवर के अंदर, किसी के खिलाफ अगर एक ऑर्डर हो रखा है, मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई से 2 करोड़ रुपए लेने, और ऐसा ऑर्डर आर्बिट्रेटर महोदय ने पास कर दिया और वो जाके सेक्शन 34 फाइल कर देता है कि मैं तो इस अवार्ड को चैलेंज करूंगा, तो क्या उस अवार्ड को स्टे कर दिया जाता है? 2015 से पूर्व इसको ऑटोमेटिक स्टे कहा जाता था कानूनी प्रणाली के अंदर, कि आपने जैसे ही उसको चैलेंज किया तो आर्बिट्रेटर का अवार्ड स्टे हो जाता था। पर इसके अंदर एक लैंडस्लाइड और बहुत ही वेलकम चेंज 2015 में हुआ। सेक्शन 36 के अंदर बदलाव करते हुए कहा गया कि मियर फाइलिंग ऑफ सेक्शन 34 ऑर्डर चैलेंजिंग 34 अवार्ड विल नॉट मीन ऑटोमेटिक स्टे, और स्टे करते वक्त कोर्ट को यह देखना होगा कि मनी सूट को स्टे करने के जो प्रावधान है वही प्रावधान अवार्ड के अंदर हो। अब सरलता से अगर समझें कि मनी सूट को स्टे करने के लिए कानूनी प्रावधान क्या है, कानूनी प्रावधान ऑर्डर 44 सीपीसी के अंदर लिख रखे हैं और बहुत ही सरल भाषा में लिख रखे हैं। वो कहते हैं कि आप किसी भी अवार्ड को स्टे कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है कि अवार्ड सही बेसिस पे चैलेंज किया गया है, पर आप स्टे करते वक्त इस बात को जरूर देखें कि जितने रुपए का अवार्ड दिया गया है उतने की सिक्योरिटी ले सकते हैं आप, वो पैसा आप क्लेमेंट को रिलीज करा सकते हैं और सिक्योरिटी के पार्ट पे बैंक गारंटी या कुछ इस प्रकार से सिक्योरिटी ले सकते हैं। तो रेस्पोंडेंट जो अवार्ड के 2 करोड़ के अवार्ड को चैलेंज करते हुए आता है, कहता है कि यह अवार्ड गलत पारित किया गया है, कोर्ट उसे निर्देशित करेगी कि आप 2 करोड़ रुपए कोर्ट के अंदर जमा कराएं या क्लेमेंट को दें। और अगर क्लेमेंट को दे रहे हैं तो क्लेमेंट से कहेगी कि आप कल को कहीं ना भाग जाएं, इसीलिए आप 2 करोड़ की बैंक गारंटी या आप कोई सेटिस्फैक्शन के लिए हमको एसेट सबमिट करिए जिससे हमको लगे कि ये 2 करोड़ रुपए सिक्योर है। ये एक बहुत बड़ा वेलकम चेंज है। अदरवाइज इससे पहले क्या होता था कि कानून के अंदर किसी के पास एक फेवरेबल अवार्ड भी पारित हो जाता और वो अगले 2, 4, 5 साल तक उस अवार्ड के फ्रूट्स को एंजॉय नहीं कर सकता था, वो पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता था। तो आज के दिन ये जो सेक्शन 36 के अंदर बदलाव आया है कि आप इस अवार्ड को अगर क्रियान्वयन करने से रोकना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 36 के अंदर इस तरीके से डील किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 34 के अंदर जुडिशरी जो कोर्ट के अंदर ये अवार्ड जाता है चैलेंज होने के लिए, तो कोर्ट का कितना जुरिडिक्शन है, कोर्ट क्या क्या देख सकती है इस अवार्ड को सेट असाइड करते वक्त। देखिए, इसके लिए 2 सेक्शन पढ़ने आवश्यक हैं और सरल भाषा में चूंकि कानून है इसीलिए मैं सेक्शन का उदाहरण दे रहा हूं। सेक्शन 5 कहता है कि मिनिमम जुडिशियल इंटरवेंशन होना चाहिए आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में, अदरवाइज ये फास्ट प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। तो जुडिशरी का मिनिमम इंटरवेंशन के हिसाब से सेक्शन 34 ड्राफ्ट किया गया। सेक्शन 34 ड्राफ्ट करते हुए कहा गया कि अगर पक्षकार इनकैपेसिटेटेड थे और फिर भी अवार्ड पास हो गया, जैसे कि कोई माइनर था पक्षकार और उसके बाद भी अवार्ड पास हो गया, जो अग्रीमेंट ही नहीं कर सकता था उसका अवार्ड पास हो गया, तो इसको कोर्ट सेट असाइड कर सकती है।
अगर आर्बिट्रेटर अपने स्कोप से बियॉन्ड जाके कुछ तय करता है तो भी कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स और वाई के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ और उसमें विवाद हुआ। इस विवाद का निपटारा करते वक्त कोर्ट ने एक्स और वाई के बीच में दूसरे किसी अग्रीमेंट के विवाद को भी इसमें अगर ऑर्डर के अंदर, अवार्ड के अंदर लिख दिया है तो उसको सेट असाइड किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट कहेगी कि आपका जुरिस्डिक्शन केवल और केवल इस एग्रीमेंट के विवाद के निपटारे करने के लिए था। इसी प्रकार से दो शब्दों का उपयोग जो कानून के अंदर पहले किया गया था, जिसको कहते हैं पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। अगर अवार्ड पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के खिलाफ है तो उसे सेट असाइड किया जा सकता है। इसके अंदर एक जजमेंट था ओएनजीसी वर्सेस सॉ पाइप्स। इस जजमेंट के द्वारा फ्लड गेट्स खुल गए थे और सारे अवार्ड कहीं ना कहीं सेट असाइड होने के लिए एलिजिबल होने लग गए, क्योंकि एक चैलेंज किया जाता है कि ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। अगर ब्याज दर 18% दे दी गई और सेविंग बैंक अकाउंट की ब्याज दर 8% है तो इसे भी एक तर्क के तौर पे लिया जाने लग गया कि क्या 18% ब्याज जो दिया है वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, इसीलिए पंचाट की कार्रवाई के द्वारा जो ये पंचाट निकला है, अवार्ड निकला है, इसे सेट असाइड किया जा सके। ये बहुत बड़ी आगे चलकर एक त्रुटि के तौर पर साबित हुई और इसे ठीक किया गया 2015 के अमेंडमेंट के द्वारा, जहां पब्लिक पॉलिसी वर्ड को भी लिमिट कर दिया गया और यह कहा गया कि अगर पूर्व में कोई ऑर्डर या कोई जजमेंट भी पास हो रखा है उससे बिना प्रभावित हुए, अब कोर्ट को यह देखना है कि सेक्शन 34 जब उनके सामने आए तो थोड़ी बहुत इलीगैलिटी भी अगर हो तो भी उस अवार्ड को चलते देना होगा। आप उसके अंदर त्रुटियां ढूंढने के लिए नहीं ढूंढेंगे, आपको बेसिकली द प्रिंसिपल इज कि अवार्ड इतना गलत होना चाहिए कि इट शॉक्स द कॉन्शियस ऑफ द कोर्ट कि यह किस तरीके से पास कर दिया गया। इसी के लिए पब्लिक पॉलिसी को डाइल्यूट किया गया है आर्बिट्रेशन के हित में। आर्बिट्रेटर के अब अवार्ड को चैलेंज करके उसको प्रॉपर तरीके से सेट असाइड कराना एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि सेक्शन 34 में बहुत मिनिमम स्कोप है कि जिस बेसिस पे उसको सेट असाइड किया जा सकता है। अब सेट असाइड ये वाली जो एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगती है, ये कई बार सालों ले लेती थी एडजुडिकेट होने के लिए। तो 2015 के अमेंडमेंट में ये भी कहा गया कि जब ऐसी एप्लीकेशन लगेगी तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को साल भर के अंदर निस्तारित करेगा। क्या ये ऑर्डर अब फाइनलिटी अटेन कर लेता है? जवाब ना में है, पर अब प्रोसेस बहुत कम और छोटा और सुदृढ़ है, क्योंकि अब आपको इसको चैलेंज करना पड़ेगा हाईकोर्ट के अंदर सेक्शन 37 के अंदर। सेक्शन 37 के अंदर जब आप इसको चैलेंज करते हैं तो आपको यह कहना होगा कि क्या गलती उस कोर्ट ने की, इसीलिए आपने इस ऑर्डर को चैलेंज किया जिसके अंदर उनको अवार्ड सेट असाइड करने की पावर थी पर उन्होंने नहीं की या कर दी। ये सेक्शन 37 के अंदर बहुत ज़्यादा प्लीडिंग फाइल नहीं होती, क्योंकि सारा चीज़ पहले से कोर्ट के पास मौजूद होता है और इसके बाद आपका अवार्ड फाइनलिटी अटेन कर लेता है और उस अवार्ड का क्रियान्वयन आप ऑर्डर 21 सीपीसी के हिसाब से कर सकते हैं और उसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसी मौके पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आर्बिट्रेशन अब केवल और केवल आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट में नहीं है। आप जब भी एमएसएमई लॉ देखेंगे तो एमएसएमई से रिलेटेड जो कानून है, एमएसएमई के हित में जो बनाया गया है, उसमें भी लिखा गया है कि जो एमएसएमई काउंसिल है वो किस तरीके से विवाद का निपटारा करेंगे। अगर आप एमएसएमई के अंदर आते हैं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर आते हैं और आपका कोई पैसा किसी से लेना ड्यू है और 45 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं जिसका भुगतान नहीं किया गया, तो कानून के अंदर प्रावधान है कि आप उस पैसे को रिकवर करने के लिए आप एमएसएमई काउंसिल के अंदर जा सकते हैं और काउंसिल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को देख के उस मुकदमे को फाइनलिटी करेगी। इसीलिए जब आप आर्बिट्रेशन कानून को देखते हैं तो उसका उपयोग केवल आर्बिट्रेशन के अंदर नहीं आता, उसका उपयोग एमएसएमई कानून के अंदर भी आता है, जहां पे आप देख सकते हैं कि आर्बिट्रेशन के को किस तरीके से मुद्दा बना के आगे चला जाता है। अगर आप देखेंगे आर्बिट्रेशन कानून का सेक्शन 80 कहता है कि अगर दो जनों के बीच में पहले किसी ने कंसिलिएशन या मध्यस्थता करके
कोई अवार्ड पास करने की कोशिश की गई है, तो वो अब आर्बिट्रेटर नहीं हो सकता। उसके पलट में एमएसएमई कानून के अंदर ये कहा जाता है कि अगर वो मध्यस्थ रहा भी है तो भी वो आगे चल के पंच बन के पंचाट की कार्रवाई कर सकता है। हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए आर्बिट्रेशन एक वर्ड नया हो सकता है, जो मूल भाव में अगर हम समझें तो ऐसा एकदम नहीं है, क्योंकि आर्बिट्रेशन हमारे प्रोसीडिंग्स के अंदर हमेशा से रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जो पंचायत के अंदर पंच की जो कार्रवाई होती है और जो जिस तरीके से कानून को एग्जीक्यूट गांव के अंदर किया जाता है, वो एक तरीके से पंचाट की कार्रवाई ही होती है। उस कार्रवाई को लीगल तरीके से किया जा सके और उसे लीगल तरीके से एनफोर्स कराया जा सके, इसीलिए इस कानून के अंदर चीज़ें लाई गई। अब अगर हम देखें इसके अंदर छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स आती हैं या छोटी छोटी जो चैलेंजेस आती हैं, उसको अब कैसे हटा दिया गया। क्या आर्बिट्रेटर महोदय इस कार्रवाई को करते वक्त स्ट्रिक्टली बाउंड रहेंगे कि उनके सामने कोई वकील, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टेड अकाउंटेंट, इनमें से ही कोई लोग पेश हो, या कोई आदमी भी आके अपने केस का, मुकदमे की पैरवी कर सकता है? तो जवाब है, आर्बिट्रेटर महोदय के सामने आप खुद भी अपने मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आर्बिट्रेशन के अंदर, तो ये बहुत सरलता से किया जाने वाला एक कानून है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं और ये प्रैक्टिस एरिया के तौर पर प्रोफेशनल्स के लिए भी एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ प्रैक्टिस हो चुका है। जब हम इस मुकदमे को आप देखेंगे तो आर्बिट्रेशन केवल, ये हमने अभी तक केवल डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन की बात की है। फॉरेन आर्बिट्रेशन से रिलेटेड भी आप आर्बिट्रेशन इंडिया के अंदर उन अवार्ड को चैलेंज किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि हमारी सरकार इस आर्बिट्रेशन मुकदमों के ऊपर क्या व्यू पॉइंट या क्या फोरसाइटेडनेस लेके आगे वर्क कर रही है। अगर आप देखेंगे तो कानून के अंदर 2015 और 2019 के अमेंडमेंट में मूलभूत बदलाव किए गए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव किया गया है, जिस बदलाव को कहते हैं कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करने की बात की गई और एक सेक्शन जोड़ा गया है जिसको हम कहते हैं सेक्शन 43 कैपिटल ए। ये सेक्शन ये कहता है कि भारत को आर्बिट्रेशन हब बनाना है और हब बनाने के लिए आप आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाएंगे। आर्बिट्रेशन काउंसिल विभिन्न प्रकार के आर्बिट्रेशन सेंटर्स जो बनेंगे, उन सेंटर्स के द्वारा किए गए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ आर्बिट्रेशन को गवर्न करने के लिए एक बॉडी होगी। ये बॉडी ये देखेगी कि क्या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्या वहाँ पे आर्बिट्रेशन रूल्स प्रॉपर हैं, किस तरीके से पंचाट की कार्रवाई होगी, उन आर्बिट्रेशन सेंटर्स में कौन रोस्टर ऑफ जजेस हैं, कौन आर्बिट्रेटर हैं जिनको एडजुडिकेटर आर्बिट्रेटर कहा जाता है, जो एडजुडिकेट करेंगे इस डिस्प्यूट्स को, उसकी लिस्ट देखेगी। तो और यही काउंसिल शायद आगे चल के आर्बिट्रेशन सेंटर को ये भी पावर दे कि वो दोनों पक्षकारों के बीच में जो विवाद होता है और जिसमें आर्बिट्रेटर नियुक्त करने की पावर आज के दिन माननीय उच्च न्यायालय के पास है, उस पावर को संज्ञान लेते हुए शायद वो आर्बिट्रेशन सेंटर के पास चल जाए। आर्बिट्रेशन सेंटर के पास अगर ये पावर जाती है तो आप श्योरिटी से ये बात ज़रूर कहा जा सकता है कि कोर्ट के पास एक बर्डन कम होगा आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का, और पक्षकारों के पास भी एक रोस्टर ऑफ जजेस अवेलेबल होंगे। बाय जजेस आई मीन आर्बिट्रेटर जो कंपनी सेक्रेटरी, चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, लॉयर्स, जजेस कोई भी हो सकते हैं, वो इसके अंदर आर्बिट्रेटर नियुक्त हो सकते हैं। अब हम इसके बारे में अगर हम थोड़ा और समझें कि आर्बिट्रेटर के पास क्या पावर है और वो क्या क्या चीज़ें पारित कर सकता है। अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है तो ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग द आर्बिट्रेटर विल हैव पावर टू पास इंटरिम ऑर्डर्स। अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग साल भर से लंबी चल रही है और कोई पक्षकार माननीय आर्बिट्रेटर के सामने आके ये कहता है कि अगर एक्स आदमी के सारे एसेट्स को आज सीज नहीं किया गया तो शायद 1 साल बाद मैं इससे 5 करोड़ रुपए जरूर रिकवर कर सकता हूं, पर वो 5 करोड़ रुपए रिकवर करने के लिए ये इसके सारे एसेट्स बेच चुका होगा, तो वो अवार्ड फुलफिलिंग नहीं रहेगा, वो अवार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। आर्बिट्रेटर के पास सेक्शन 17 के अंदर
पावर रहेगी कि वो ऐसे किसी भी अवार्ड को ऑर्डर पारित किया जा सकता है जिसके अंदर सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए आर्बिट्रेटर ये ऑर्डर पास कर सकता है। ये पावर कोर्ट के पास भी दी गई है कि अगर आप सेक्शन 17 के अंदर आर्बिट्रेटर के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है तो आप उसको सेक्शन 37 के अंदर चैलेंज कर सकते हैं कि आर्बिट्रेटर महोदय सब्जेक्ट मैटर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, या विपरीत में यह भी कहा जा सकता है कि आर्बिट्रेटर उस सब्जेक्ट मैटर